सो आई थिंक वी डिड इन द लास्ट क्लास हमने 3D ऑर्बिटल्स देखे थे बेसिकली, ओके। और इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3D के, और ये इनके शेप्स है बेसिकली। 4 ऑर्बिटल नियर अबाउट सेम है बेसिकली, सिर्फ इनका ओरिएंटेशन स्पेस अलग है। और 5th ऑर्बिटल जो है दैट इज़ डिफरेंट, ओके। और अपन ने नोड्स के बारे में बात किया था, एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स और टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ओके। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम फार्मूला याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर नोड्स जो है वो अपन एल से इंडिकेट करते हैं बेसिकली। सो यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द एल वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे एल वैल्यू अगर देखा जाए, ओके, फॉर एस ऑर्बिटल, सो एल वैल्यू देख रहे हैं अपन फॉर एस पी डी एफ जी एच सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एस की एल वैल्यू होती है 0, पी की एल वैल्यू होती है 1, डी की एल वैल्यू होती है 2, एफ की 3 और जी की 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर नोड्स देखा तो एस में 0 नोड्स रहेंगे, कौन से? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को ही अपन क्या बोलते हैं? प्लेनर नोड्स, ठीक है ना। मतलब ये जो स्फेरिकल अगर है तो इसको मैं अगर इसको मैं स्फेरिकल कर देता हूँ इस तरह से, ओके। सो इसको मैं किसी भी इसमें ऐसा कट नहीं कर सकता या ऐसा कट नहीं कर सकता, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट नहीं कर सकता, जिससे मेरे को ऐसा रीजन मिलेगा जहाँ पे देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ऐसा रीजन नहीं मिल सकता इसलिए, ठीक है ना। पी में ऑब्वियसली डम्बेल शेप्ड रहता है तो देर इज़ 1 नोड, ओके। डी में इस तरह का है तो यहाँ पे 2 नोड मिलते हैं, ये एक और ये एक, ओके। और एफ में 3 नोड मिलते हैं। अब जैसे ये है वैसे ही एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो एक्चुअली देखा जाए तो डी जो है, सॉरी एफ जो है वो इसके जैसा दिखेगा। जिसमें शो यू एफ कैसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ द एफ विल एक्चुअली लुक लाइक 1 ऑर्बिटल। एफ का एक ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा, ओके। सो यू कैन हैव 1, 2 और 3, इस तरह के 3 नोड या प्लेनर नोड अपने को मिलते हैं। दिस इज 1 एफ ऑर्बिटल। समझ में आया ना? दिस इज हाउ वी डू इट। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 करते हैं अपन सीधा सीधा। तो देखो एंगुलर नोड हमको मालूम है एल के वैल्यू से, तो रेडियल नोड n-1 से तुम निकाल सकते हो, ओके। यू गेट रेडियल नोड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम का वो बनता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ओके, वो देखने वाले हैं फॉर इन जनरल अपन एटम्स के लिए। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन का देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के जो अलाउड ऑर्बिट्स है, समझ में आया ना, जो बोर ने बताए थे, उसी को अपन अभी ऑर्बिटल के फॉर्मेट में देखेंगे। और जो ऑर्बिटल्स है अपने पास, ऑर्बिटल्स है अलग अलग, रिमेंबर एस, फिर पी में पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में डी एक्स वाई। तो ये अलग अलग जो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी, ओके, तो ये अपन देखने वाले हैं, ओके। सो इन अ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन जो है दैट इज़ अ यूनिक केस। ये यूनिक केस है इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन में होता है एक ही इलेक्ट्रॉन, ओके। देयर इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स होती है दैट हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आर डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब सेम, समझ में? अब लिखा ही है हैव द सेम एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन जनरल जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है एंड देन आई ड्रॉ द ऑर्बिट्स, ठीक है। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से मैं ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो व्हेन आई गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी? एनर्जी इंक्रीज, बराबर है ना, एनर्जी इंक्रीज होती है। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पे जो अपन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो यू हैव डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जैसे एस है, पी है, डी है, ओके। तो एस में तो कोई सब ऑर्बिटल है नहीं, मतलब जो एस सबशेल है उसमें तो कोई ऑर्बिटल है नहीं, दैट इटसेल्फ इज अ ऑर्बिटल, है ना। एस इटसेल्फ इज अ ऑर्बिटल। अगर पी सबशेल देखूँ मैं तो पी में मेरे पास 3 आते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ, ओके,
तो एनर्जी इंक्रीज होती है। मैं S से P, P से D, D से F जाता हूँ तो भी एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, तो जो L वैल्यू है, अगर L वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी दो तरह से इंक्रीज होती है। एक होता है कि अगर N की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा L की वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है तो भी एनर्जी इंक्रीज होती है। समझ में आया ना? ये तो अपने को मालूम है फ्रॉम बोर इटसेल्फ। बोर ने ही ये बताया था कि एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर है ना? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दिस इज N1 2 3 4 5 6, तो N की वैल्यूज है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे सेकंड में आते तो वी हैव 2 सब शेल, S है P है, तो क्या ये S और P सेम एनर्जी के होते हैं? ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन विच एटम यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में ये जो 2s और 2p है, 2s एंड 2p, इनकी एनर्जी कैसी रहेंगी? सेम। ठीक है, हाइड्रोजन में इट इज सेम। दैट्स व्हाई वी सेइंग कि हाइड्रोजन इज अ यूनिक केस, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी सेम। उसी तरह से 3s 3p 3d इनकी एनर्जी सेम इन हाइड्रोजन। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहे हैं अपन इसको? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। समझ में आया? तो सेम क्वांटम नंबर अगर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है, तो जो वहाँ पे सबशेल्स रहेंगे वो सबशेल्स की एनर्जी सेम रहेगी। अंडरस्टूड है क्या ये? उसी तरह से अगर मैं 4s लेता हूँ, 4p लेता हूँ, 4d लेता हूँ, ओके, और मान लो 3p लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ये ऑर्बिटल्स है, तो मेरे को इन ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इसको मैं 2s और एक ले लेता हूँ। ओके, चलो इन ऑर्बिटल्स को अपन लिख लेते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो क्या रहेगा? 2s, यस मनन, 1s एंड 2s विल हैव डिफरेंट एनर्जी। सो अगर 1s लेते हैं अपन तो 1s की एनर्जी सबसे कम रहेगी, उसके बाद 2s, उसके बाद किसकी एनर्जी रहेगी? देखो 2s के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख रहे 3, ओके, सो 3p की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद ये सारे क्वांटम नंबर्स क्या है? सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो इनकी एनर्जी सेम रहेगी। ओके, सो फिर इससे ज़्यादा एनर्जी रहेगी 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d। ठीक है, ये जो है इनकी एनर्जी सेम है क्योंकि इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो इनकी एनर्जी सेम रहेगी। ये कौन से केस में हो रहा है? सिर्फ हाइड्रोजन एटम के केस में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये समझ में आया क्या? सब लोग बताओ मेरे को। सो दिस इज नॉट द केस विथ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन के साथ यू हैव दिस सिचुएशन, राइट? सो एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज द n increases, energy increase. Okay, but if the L value is for L value, okay, जो भी इसमें सब शेल आते हैं, ओके, यहाँ पे हमको सेम एनर्जी मिलती है फॉर हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज द पॉइंट जो डिफर करेगा। ओके, ये पॉइंट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये मल्टी इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है, जैसे यू कैन से हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे ये जो है दैट इज़ डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ये अलग रहेगा। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आयुष, विल इट बी अप्लीकेबल फॉर ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर दैन हाइड्रोजन? ठीक है ना, दैट्स एक्सेलेंट क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, ओके, बट आई थिंक इट इज़ अप्लीकेबल। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है, जो प्रिंसिपल्स अपन हाइड्रोजन के लिए लगा रहे, वही प्रिंसिपल्स बाकियों के लिए भी अप्लीकेबल रहेंगे फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ओके, आई थिंक दैट इज़ द केस। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है,
या कहीं पे आया नहीं है, और इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है. ओके, बट आई थिंक यू आर राइट, इट शुड बी अप्लीकेबल, सेम थिंग शुड बी अप्लीकेबल फॉर ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज. ओके, तो what exactly happens is this for hydrogen ये situation रहेगा. ठीक है ना. if I start with 1s, okay, उसके बाद we have 2s 2p. ठीक है. उसके बाद we're gonna have 3s 3p and 3d. okay, then we have 4s 4p 4d and then 4f. ठीक है. and then we just keep on going like that. okay, so you have 5s 5p 5d 5f 5f 5g so on and so forth. ठीक है, यहाँ पे 5g रहेगा. so you understood that. so जैसे अपन दूर जा रहे हैं, ओके, एनर्जी बढ़ते जा रही है, लेकिन n नंबर अगर सेम होता है तो you get the same energy. this is for hydrogen और possibly for all single electron species ये अपने को मिलता है. but for multi electron species ये नहीं होता. देखो थोड़ा random दिख रहा है. it is not the same thing. जो मैंने डायग्राम बनाया है और यहाँ पे जो है, okay, that is very different, isn't it? ये 1s है, 1s के बाद यहाँ पे 2s आ रहा है. okay, 2s और 2p यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, isn't it? 2s और 2p में डिफरेंस आ रहा है. ठीक है ना. सो 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है? 2p. मतलब ये जो था, जो सेम लेवल पे है, वो सेम लेवल पे नहीं है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में. 2p की एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है. सेम थिंग विथ 3s 3p एंड 3d. ओके, और ये जो लिटिल सर्कल्स दिख रहे हैं तुमको, दीज आर बेसिकली ऑर्बिटल्स. देखो 3p में p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तुमको 3 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं हर इसमें. d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो दिख रहे. f में 7 होते हैं, वो दिख रहे तुमको. 2s से ज़्यादा 2p की रहेगी, फिर 3s 3p और फिर 3d. देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी है 3d की. ओके, ज़्यादा एनर्जी है. एंड देन यू हैव 4s. अगर तुम देखोगे और मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ हो रही है. वो ये कि 4s की एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी 4s की एनर्जी कम है 3d से. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 3d है वो यहाँ पे है, 4s यहाँ पे है, लेकिन हुआ क्या, 3d की एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई तो ये इतना ऊपर चले गया कि 4s की एनर्जी उससे कम हो गई. ओके, ये समझ में आ गया? क्यों होता है ये मैं बताता हूँ बेसिकली. मतलब एग्जैक्ट रीज़न तो अपने को नहीं मालूम क्यों होता है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थियरी है, वो अपन देख लेंगे. अगर तुम 4p देखो तो 4p की एनर्जी 3d से ज़्यादा है. ठीक है ना. तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d की आ रही है, उससे ज़्यादा फिर 4p की आ रही है, उससे ज़्यादा अगर तुम देखो तो 5s आ रहा है फिर. ओके, मतलब 5s की एनर्जी 4d से कम है. अगर मैं इसको करता हूँ सो यू कैन सी दैट, है ना, 5s की एनर्जी 4d से कम है. और उसके बाद आता है देन 5p, 4d के बाद 5p, उसके बाद 6s आ रहा है. ठीक है ना, 6s, और उसके बाद 4f और उसके बाद 5d. मतलब यहाँ पे जो 4 का f अगर तुम देखो 4f, ओके, 4f के पहले कौन से आ रहे हैं? ओके, 4f के पहले ऑब्वियसली 3d तो आएगा ही आएगा, 4p 4s ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4d भी आएगा. लेकिन 5s 5p 6s 5d ये सारे 4f के पहले आ रहे हैं. इनकी एनर्जी मतलब 4f की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि ये दूर जा रहे हैं. ठीक है ना. तो इसके पहले अपने ये ऑर्बिटल्स आएंगे. अब ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है, इनका जो शेप है उसके वजह से ये क्रिएट होता है बेसिकली. तुमको याद होगा कि वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग पोर्शन. ओके, जो अपन ने ग्राफ्स देखे थे उसमें देखा था पेनिट्रेटिंग पोर्शन. तो ये जो होता है s ऑर्बिटल्स, ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं. ओके, s ऑर्बिटल्स सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है.
उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। मतलब सबसे कम पेनिट्रेटिंग कौन है? F। ओके, पेनिट्रेटिंग का मतलब है न्यूक्लियस से नज़दीक। ओके, तो s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं। जैसे 4s लेता हूँ मैं, 4p लेता हूँ, 4d एंड 4f, तो मैंने ये ऑर्बिटल्स ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन में इनकी एनर्जी सबकी सेम रहेगी। मैं थोड़ा ठीक से इसको लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन में इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन नॉट इन अदर एलिमेंट्स। ओके, जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एनर्जी अपने को ये मिलता है, सॉरी उल्टा। सो ये अपना एनर्जी लेवल मिलता है। 4f की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। द रीज़न फॉर दैट इज़ 4s जो है दैट इज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग पावर की बात कर रहे हैं अपन, तो पेनिट्रेटिंग पावर में अगर देखा जाए तो व्हाट वी गेट इज़ 4s इज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग, देन 4p, देन 4d, देन 4f। मतलब 4s नज़दीक है न्यूक्लियस के, और अगर न्यूक्लियस के नज़दीक आता है, अकॉर्डिंग टू बोर थियरी क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन अगर नज़दीक है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और न्यूक्लियस से दूर जाता है तो अनस्टेबल होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है ना। मतलब एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इट बिकम्स अनस्टेबल, एनर्जी अगर कम हो रही है इट बिकम्स स्टेबल। तो अगर नज़दीक है तो स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, दूर है तो अनस्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ओके, अब 4s पेनिट्रेटिंग रहने की वजह से न्यूक्लियस नज़दीक रहेगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और इसलिए अपने को देखो एनर्जी का ये प्रोफाइल मिलता है। दिस इज़ फॉर एनर्जी। ऑलराइट, तो 4s, 4p, 4d एंड 4f ये मिल रहा है अपने को, इजंट इट। अब जब ये इस तरह से चेंज हो रहा है तो जो 5s है दैट इज़ एक्चुअली मोर पेनिट्रेटिंग, इजंट इट। 5s, जो 5s आएगा वो मोर पेनिट। अब 5s की एनर्जी कम है तो वो क्या होगा, वो 4f से कम रहेगा। इनफैक्ट इट इज़ सो लो कि इट इज़ लोअर देन 5p एंड 5d एंड 4f। समझ में आया क्या? तो ये जो ऑर्बिटल, सॉरी 4d, 5p, 4d एंड 4f इनसे भी कम है, बिकॉज 4s इज मोर पेनिट्रेटिंग, सॉरी 5s इज मोर पेनिट्रेटिंग। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। तो अगर तुम सोच रहे हो सर ये याद करना है क्या, हो जाएगा याद, डोंट वरी। अभी तक मेरा ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जिसको ये याद हुआ नहीं है। ठीक है ना, याद सबको हो जाता है, और मैं तुमको बता दूंगा कैसे याद करना है। इनफैक्ट लेट्स हैंडल इट राइट नाउ। ठीक है ना। अगर तुम पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको क्या दिखता है, ओके 1s मिलता है, ओके, देन 2s, 3s, सॉरी अपन नीचे जा रहे हैं, ये पीरियड्स है अपने, बराबर है। पीरियड्स का स्टार्टिंग वाला जो आ रहा है अपना दैट इज़ 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक है, ये अपना 7 पीरियड हो गए। देन हमारा सेकंड इसमें वी ऑल्सो हैव 2p, बराबर है। 3s में हमारे पास 3p है। क्या यहाँ पे 3d है? डज एनीबडी रिमेंबर पीरियोडिक टेबल? क्या 3d है 3p के बाद? इज देयर अ 3d आफ्टर 3p? मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ओके, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे 3p लिख रहा हूँ मैं, तो क्या 3d यहाँ पे आता है या 3d यहाँ पे आता है? आफ्टर 3p देयर इज 4s। वेरी गुड आयुष, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो देखो 3s है, 3s में खाली जगह है यहाँ पे, ये जो खाली जगह है, ओके, एंड देन वी हैव 3p। 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d। पीरियोडिक टेबल ठीक से देखो, ओके, 3d, और 3d के बाद आएगा 4p, ओके। अब 4p के बाद फिर से अपन आते हैं यहाँ पे 5s में, 5s में के बाद आता है 4d, 4d के बाद आता है 5p, ओके, 5p के बाद आएगा 6s। ठीक है, अब 6s के बाद इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली वहाँ पे आता है f, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 4f, ओके, ये मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ। देन वी हैव 5d एंड देन वी हैव 6p,
ओके, एंड देन यू अगेन कम बैक टू 7s। 7s के बाद फिर से एक्टिनाइड सीरीज आती है यहाँ पे विच इज 5f, ओके, एंड देन वी हैव 6d, ओके, एंड देन 7p। यहाँ पे अपना पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है। यू कैन सी दैट 8s नहीं है, 6f नहीं है और 7d नहीं है, ओके, एंड 8p again you don't actually have that, and this is the structure of the periodic table. All right, let's compare this 1s 1s, okay, color change करते हैं अपन थोड़ा। so 1s 1s, okay, 2s 2s, उसके बाद कौन सा है 2p 2p, उसके बाद कौन सा है 3s, so we have 3s, yes, उसके बाद we have 3p 3p, उसके बाद कौन सा आ रहा है 3p के बाद 4s, you see that 3p के बाद कौन सा आ रहा है 4s, okay, so let's bring that line यहाँ पे, okay, so 4s के बाद है ना 4s आ रहा है 3d के पहले, उसके बाद कौन सा आ रहा है 3d, उसके बाद कौन सा आ रहा है 3d, okay, 3d के बाद कौन सा आ रहा है 4p, 4p के बाद कौन सा आ रहा है 5s, ओके, 5s के बाद कौन सा आ रहा है 4d, ओके, 4d के बाद कौन सा आ रहा है 5p। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, इज एवरीथिंग वर्किंग एज वी हैड सीन हियर, ओके, एंड देन वी हैव 4f and this is where we get 4f यहाँ पे, you can see that, and then we have 5d and then 6p, और ये कंटिन्यू करेंगे तो यही ऑर्डर अपने को मिलेगा। so this is actually ये जो है ये है ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट्स ऑल इट इज़। मतलब ये अगर याद करना है तो ऑल यू नीड टू नो इज़ पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कैसा है, ओके, एंड दैट्स अ बेस्ट वे टू डू इट। देयर इज़ अनदर वे, शॉर्टकट है, इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड, ठीक है, इट्स अ नेमोनिटिक, इट्स अ मेमोरी ट्रिक बेसिकली, और मेमोरी ट्रिक जहाँ पे कोई चीज़ अपने को अप्लाई करनी पड़ती है वहाँ पे मेमोरी ट्रिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, ओके। उस केस में तुमको रॉली उसको याद करना चाहिए विदाउट एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी ट्रिक, ठीक है, बट यू कैन यूज़ दैट, मैं तुमको बता दूंगा मेमोरी ट्रिक क्या है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको अपन बोलते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ जो है इसका एक्चुअली मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, ठीक है। ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। एक्चुअली काफ़ी साल तक मैं ये समझता था कि ऑफ बॉ इज़ एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट और उसके इसमें ये नाम दिया हुआ है, बट इट्स नॉट एक्चुअली, ठीक है ना। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये जो है ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, इसको बोलते हैं बोर बरी रूल्स। बोर और बरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, ये अपना नील बोर है बेसिकली एंड दिस इज़ बरी, ओके। तो इन्होंने ये बताए थे रूल्स जिससे ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल बना हुआ है, बिल्डिंग अप, ओके। क्या बिल्डअप कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया ना, या फिर एनर्जी लेवल्स बिल्डअप कर रहे हैं अपन, और इसको बोलते हैं अपन ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ओके। ये अपने को आगे आएगा, अभी थोड़ी देर में देखते हैं उसको, समझ में आया। दिस इज द डायग्राम फॉर ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ओके, बेस्ड अपॉन पीरियोडिक टेबल। तो इसका रीज़न देख लो क्यों होता है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से ठीक से अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अपना आगे हो जाता है एक दो चैप्टर तो और अच्छे से तुमको समझ में आएगा। मनन इज आस्किंग व्हाई हाइड्रोजन इज डिफरेंट। वेल, मैंने जैसे बताया हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इसके वजह से जो ऑर्बिटल्स है दे आर एट द सेम एनर्जी। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है देर इज़ नो अदर फोर्स, समझ में आया ना, देर इज सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इजंट, देर इज नो रिपल्सिव फोर्स। हाइड्रोजन में देर इज नो रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, उनके बीच का सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है, ओके। जब प्रिंसिपल नंबर सेम है तो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है तो अब तुम्हारे पास कौन से फोर्सेस हो गए। जैसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड देन यू हैव दिस शेल,
ठीक है, अलग अलग शेल्स है, बट वी जस्ट गो विथ वन एंड देन यू हैव या दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे कौन से फोर्सेस है, ये है अट्रैक्टिव फोर्स, बराबर है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं इसको ए से इंडिकेट करता हूँ, बट इट ऑल्सो हैज़ अ रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपल्सिव फोर्स भी दिखा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दोज रिपल्सिव फोर्सेस ये जो ऑर्बिटल्स है इनका जो एनर्जी है इट इज डिफरेंट। समझ में आया क्या? दैट इज द रीजन वाई। या सो इट इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। इसके वजह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, it reduces as a result of that. So what that means is that okay, let's say this is the nucleus, okay, and let's draw some shells. So oops, one second, fifth, ठीक है, इस तरह से अलग अलग shells है basically. Now think about what is going to happen, ठीक है, जैसे अगर there is a electron in this one, okay, there are a couple of electrons यहाँ पे, there are few more electrons in this shell, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस शेल में। यहाँ पे थर्ड शेल में यू कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड प्लस ये इसके, तो सॉरी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो हो क्या रहा है, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाले जितने भी रहेंगे इसमें, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर शेल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं लास्ट वाले वो इस फोर्थ शेल में आ रहा है, n इज इक्वल टू 4, इसको अपन बोल रहे हैं वैलेंस शेल, ठीक है ना, वैलेंस शेल है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे ज़्यादा शील्डेड है, ओके, उसके बाद ये बाकी वाले शील्डेड है ना, तो ये शील्डेड मतलब कि दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो न्यूक्लियस का वो उनके ऊपर रहेगा, isn't it? वैसे फॉर एग्जाम्पल यू गो टू वीनस, राइट, वीनस सन के नज़दीक है तो उसके ऊपर सन का अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा रैपिडली घूम रहे हैं। ओके, जैसे जैसे अपन जाते हैं, जैसे अपन चले गए कौन सा लास्ट वाला विनस के तरफ और नेपच्यून के तरफ, ऑब्वियसली नेपच्यून पे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है, isn't it? सो नेपच्यून जो है वो स्लोली मूव कर रहा है, ओके। अब ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स जो है सन का वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी, उसके वजह से भी कम हो रहा है, और एक तो ये दूर है उसके वजह से भी कम हो रहा है। तो इमेजिन करो कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, isn't it? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और ये जो वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वाले, इसके वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। समझ में? यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई इशू नहीं है बिकॉज डिस्टेंस इज़ वेरी क्लोज, isn't it? थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बेसिकली, बट इन अ एटम दैट डिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह से घेरा बना रहे, तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके ऊपर ठीक से न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स दीज आर शील्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक से सुनो ये, क्योंकि ये जो है शील्डिंग, इसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो शील्डिंग इफेक्ट है तुमको 7-8 चैप्टर में आने वाला है, ओके। इनऑर्गेनिक में काफ़ी जगह पे आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ जगह पे आता है, ऑर्गेनिक में नहीं आएगा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शील्डिंग इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा चैप्टर में आने वाला है और काफ़ी केमिस्ट्री इस शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तुमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शील्ड कर रहा है, किसको शील्ड कर रहा है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। किस से शील्ड कर रहा है? न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है क्या? इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम न्यूक्लियर फोर्स, ओके। ये अंडरस्टूड है? यहां पे लिख के दे देता हूं मैं।
इनर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग और प्रोटेक्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। इसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर भी बोलते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो कम अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब समझ लो, क्या बोल रहे हैं इसको अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर। सो ये समझ में आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इनको निकालने में भी अपने को कम एनर्जी लगती है। ऑलराइट, सो ये एक प्रिंसिपल आ रहा है, ओके। सो ये जब अपन इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। सो ये देखो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपन इनटू रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट, या इसके लेबल्स जो है ये मिसप्लेस हो गए। ऑलराइट, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, या ये समझ आया ना, दिस कैनॉट बी द करेक्ट लेबल्स। जो ये है दैट इज एक्चुअली 3s और ग्रीन इज एक्चुअली 3d, क्योंकि 3D में देर इज नो नोड, ओके। 3D में नोड नहीं रहेगा, 3p में देर इज गोइंग टू बी वन नोड, ओके। तो वन नोड वाला कौन सा है, वी नीड टू गेट अ ब्लू कलर आई गेस, है ना। सो ब्लू कलर 3p, ये करेक्ट है, ओके, दिस इज करेक्ट। एंड देन रेड वन विच इज 3s में दो नोड रहेंगे, विच इज दैट, अंडरस्टूड है। सो आई थिंक ये जो लेबल है 3D का और 3s का, ये इंटरचेंज हो गए हैं, समझा ना। तो ये इंटरचेंज हो गए लेबल्स, आई शुड, ऑलराइट। सो लेट्स लुक एट 3s का ये रेड वाला लाइन तुमको दिख रहा है और ये इस तरह से आ रहा है, और इसको अगर तुम कंपेयर करते हो विथ लेट्स से 3D, ओके, विच इज़ ग्रीन। सो 3D से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 3D, ओके। अब देखो 3s की एनर्जी कम है देन 3D, वाई, बिकॉज ये जो रेड आ रहा है पोर्शन, ये वाला पोर्शन रेड, ओके, ये यहाँ पे ये पेनिट्रेटिंग हो रहा है, इजंट इट। और थोड़ा बहुत इसका भी पोर्शन आता है, बेसिकली थोड़ा बहुत इसका भी पोर्शन पेनिट्रेट करता है। सो ये जो रीजन आ रहा है दैट इज पेनिट्रेटिंग रीजन, जो अपने को 3s में मिल रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 3s इज एक्चुअली मोर स्टेबल इफ यू कंपेयर दिस विद ब्लू पोर्शन, ओके, ये 3p वाला। सो 3p में ये रीजन पेनिट्रेटिंग आ रहा है, ठीक है। सो ये रीजन आ रहा है एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करते हैं इसको 3D से, ऑब्वियसली पेनिट्रेटिंग रीजन यहाँ पे आ रहा है, ये रीजन ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई 3p की एनर्जी कैसी रहेगी, कम रहेगी एज कम्पेयर टू 3D। और इसलिए अपने को ऑर्डर क्या मिलता है, 3s, इसकी एनर्जी कम है देन 3p एंड देन 3D। क्लियर है क्या? ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को अभी देखना है बेसिकली। सो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में अपने को फिल करना है, ओके। जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करने पड़ते इन द न्यूक्लियस, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको ऐड करने पड़ते इनटू द वैलेंस शेल, बराबर है। तो किस हिसाब से अपने को भरना है, इसके लिए 3 रूल्स है। ये 3 रूल्स तुमको एब्सोल्युटली ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला है ऑफबा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल। ऑफबा प्रिंसिपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया, ओके। ऑफबा का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ये जर्मन वर्ड है बेसिकली। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल, ये 3 रूल डिक्टेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम क्या रहेगा, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हमको मिलते हैं, तो एक्सेप्शंस जो रहेंगे वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो ये 3 रूल हमको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना है, ओके। उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स अपन लगाते हैं, और जो एक्सेप्शंस रहते हैं
वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। तो देखेंगे अपन कौन से एक्सेप्शंस इसमें आते हैं। तो पहला देख रहे हैं अपन ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इट स्टेट्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन। ठीक है ना, जब भी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो हम ग्राउंड स्टेट में ही बात करते हैं। ओके, देयर आर टू थिंग्स, वन इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात आगे करेंगे। अपन जब केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं तो उसमें अपन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग तक तुमको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट के बारे में जानो अभी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अपने को। उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी। ठीक है ना, तो जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो लोएस्ट एटॉमिक लोएस्ट ऑर्बिटल में, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहले फिल करेंगे और उसके बाद हायर ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल्स बिफोर ऑक्युपाइंग हायर एनर्जी। ठीक है, पहले लोअर एनर्जी में भरना है फिर हायर एनर्जी में भरना है। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि we need to fill the electrons according to increasing value of n, increasing n value। बराबर है, जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे स्टार्टिंग विद द लोएस्ट n वैल्यू। तो सबसे पहला अपने को 1 भरना है, फिर 2, फिर 3, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से अपने को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं देखते अपन, इसमें अजीमुथल क्वांटम नंबर भी देखते हैं। और अपन ने देखा अभी ऑफ प्रिंसिपल का जो डायग्राम बताया था उसमें एनर्जी लेवल्स जो है दे आर एक्चुअली डिफरेंट। तो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं दीज आर डिफरेंट, इजंट इट। तो उसके लिए क्या रूल करते हैं अपन, बोरबरी रूल्स। रैप अप द क्लास। सो बोरबरी रूल्स यूज करते हैं। ओके, इसको अपन बोलते हैं n+l रूल। सिर्फ n की वैल्यू नहीं देखते अपन, n+l की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज अजीमुथल क्वांटम नंबर का सम। ठीक है, तो ये बोर और बरी ने बताया था। सो पहला रूल है इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल विथ लोअर n+l वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, तो यू नीड टू बी बेसिकली श्योर अबाउट n+l वैल्यू। जैसे मैं लेता हूँ 4s। ओके, 3D, so if you remember, जो डिस्क्रिपेंसी थी वो क्या थी, 3D 4s, we can take another one, we can say 3p, okay, we can take 4p। ठीक है, तो इनको फिल करने का ऑर्डर क्या रहेगा ये अपन बता सकते हैं फ्रॉम n+l वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 3D में n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू कितनी है d के लिए, देखो SPD बराबर है और 0 1 2 क्लियर है। तो इसकी d की वैल्यू क्या आ गई 2, तो टोटल हो गया 5। ओके, s की वैल्यू कितनी है, ओके 4, ओके 4 n की वैल्यू, और s में इसकी वैल्यू होती है l की 0, तो ये हो गया 4। ओके, p के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू होती है 1, सो ये भी 4 आ रहा है। ओके, और 4p 4 प्लस p के लिए 1, सो इट बिकम्स 5। अंडरस्टूड है ना, समझ में आने, इस तरह से अपन ये लिख रहे हैं। अब देखो सबसे जो लोअर वैल्यू आ रही है वो 4 वाली आ रही है और इसमें जो 3p है उसमें n की वैल्यू कम आ रही है। देखो यहाँ पे चारों का दोनों का सम 4 4 आ रहा है यहाँ पे, इजंट इट। तो अगर सम इक्वल आ जाता है, ये अपना नेक्स्ट रूल होता है, अगर सम इक्वल है तो जिसका लोअर n वैल्यू है वो अपन फिल करेंगे। ठीक है, तो पहले किसको फिल करेंगे, फिर 3p, उसके बाद किसको फिल करेंगे, उसके बाद देखो 5 वाले को तो फिल नहीं कर सकते, 4 वालों में ही फिल करना पड़ेगा, विच इज़ 4s। ठीक है, तो 3p फिल करने के बाद अपन क्या फिल कर रहे हैं, 4s। 4s फिल करने के बाद अपने को 5 वालों को फिल करना पड़ेगा।
ठीक है ना। 5 में जिसका n वैल्यू कम है वो पहले फिल करना है, मतलब n वैल्यू देखो यहाँ पे इसका कम है, सो ये हो जाएगा 3d। ओके, और उसके बाद किसको फिल करेंगे अपन, 3d के बाद 4p को फिल करना है। और यही तो अपन करते हैं ना, ये अपना कौन सा पीरियड है, 4th पीरियड है, 4th पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इसी तरह से फिल करते हैं, 4s 3d फिर 4p, यस और नो। सो पहला रूल क्या बता रहा है अपने को कि n+l वैल्यू जिसकी कम है उसके हिसाब से फिल करना है। ओके, सेकंड रूल अपने को बताता है अगर n+l सेम है तो फिर जिसकी n वैल्यू कम है वो फिल करो। ओके, लोअर n वैल्यू विल फिल फर्स्ट, मतलब कि 4s अगर है और 4p लेते हैं, 4s में देखो n प्लस क्या हो रहा है, n+l 4 + 0 = 4, और यहाँ पे 3 + 1 = 4। ओके, दोनों का n+l सेम आ रहा है, तो जिसका n का वैल्यू कम है उसको फिल करना है। ठीक है, सो इसको अपने को पहले फिल करना है। ऑलराइट, अगर मैं ये फॉलो करता हूँ तो आई गेट दिस ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p so on and so forth। सो यू कैन सी दैट डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे आ रही है। ओके, 3p के बाद 4s फिल कर रहे हैं रादर देन 3d। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है n+l कम, इसका n+l कितना आ रहा है, इसका 4, और इसका n+l कितना आ रहा है 5, देन दिस इज ऑल्सो 5, then this is also 5, then this is 4 + 2 6, okay, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 4 + 3 7। SPDF इसको तुमको नंबर ही दिखना है, S is 0, P is equal to 1, D is equal to 2, F is equal to 3। ओके, ये नंबर ही दिखना है तुमको। ऑलराइट, और सीधा सीधा n+l से तुम इनको फिल करते जाओ। और अगर कहीं दोनों की वैल्यूज, जैसे यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम है, तो देखो n की वैल्यू अपन फॉलो कर रहे हैं 3 4 5, है ना, क्योंकि इनका वैल्यू यहाँ पे इनका सम सेम आ रहा है, तो अगेन 4 5 6 उसी ऑर्डर में अपने को फिल करना है। इट्स वेरी लॉजिकल, ठीक है ना। और ये जो आ रहा है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। रिमेंबर दैट क्वांटम इक्वेशन से ही ये इमर्ज हुआ है, श्रोडिंगर इक्वेशन से, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कि इट अग्रीज विथ एवरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं ऑब्वियसली, ओके, हम उसको अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बट इट अग्रीज विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। दूसरा तरीका है इसको याद रखने का, मैं तुमको बताता, एक शॉर्टकट तरीका है। ओके, इसको इस तरह से लिख लो, n वैल्यू है, ऑलराइट, और ये l वैल्यू है, ऑलराइट, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s लिख लो पूरे। ओके, उसके बाद 1s में तो फिर कोई और नहीं है, p नहीं है, इजंट इट, तो ये खाली रहेगा। लेकिन 2s में देर इज़ अ 2p, तो 2p लिख लो। 3s में देर इज़ 3p एंड 3d, ओके, ये ऑर्बिटल्स है। उसके बाद 4s में यह 4p 4d 4f, ऑलराइट, एंड देन यह 5s 5p 5d 5f, और वैसे उसी तरह 6 में 6s 6p 6d, और यू कैन ऑल्सो राइट 6f इफ़ यू वांट, 6g भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दीज इफ़ यू वांट, दैट्स फाइन। 7s 7p 7d 7f 7g सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने को, इसलिए वी डोंट एक्चुअली राइट इट। ओके, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 8s 8p इस तरह से अपन लिखेंगे, और फिर इस तरह से जाओ तुम डायगोनली, सीधा सीधा डायगोनली लाइंस मारो, एंड व्हाट यू गेट इज एन ऑर्बिटल डायग्राम। मैं इसको क्विकली बना के दिखा देता हूँ तुम लोग को। 1s 2s 3s 4s 5s 6s सॉरी 6s 7s, जाना है तो 8s तक भी जा सकते हो, तो इट्स फाइन। ओके, यहाँ पे 2s नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 3p सॉरी 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p, ठीक है। d यहाँ से नहीं होगा, d 3 से शुरू होता है, सो 3d 4d 5d 6d सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सो यू कैन राइट 7d अगर ज़रूरत है तो। और f अपना 4 से शुरू होता है, तो 4f
5f, 6f, 7f. Okay, you can write as much as you want and then you just go diagonal. You cannot go wrong with it. अगर तुम अच्छे से spread करके लिखते हो, so it always becomes a diagonal line. इस तरह से देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, 1s फिर 2s, उसके बाद 2s के बाद क्या आ रहा है, ओके ये बैक आना है यहाँ पे, ओके देन यू हैव 2p, देन यू हैव 3s, उसके बाद क्या आ रहा है 3p, फॉलो कर रहे हो ना, 3p, देन वी हैव 4s, ओके देन go on the top, then we have 3d, okay then we have 4p, then we have 5s और उसके बाद 4d, 5p, 6s, okay then 4f, 5d, 6p, 7s, so on and so forth. Clear है क्या? Okay, 7s के बाद you can come back to 5f, okay then we have 6d, 7p, 8s. So that is how you get. So this is a very famous diagram actually. Okay, it kind of follows a pattern और कोइंसिडेंस बेसिकली किस तरह का पैटर्न इमर्ज हो रहा है. अगर ये नहीं होता तो कोई और पैटर्न इमर्ज होता बेसिकली, बट इट फॉलोज अ पैटर्न एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रिक टू रिमेंबर. बट आई सजेस्ट कि तुम लोग पीरियोडिक टेबल ठीक से याद करो ब्लॉक्स उसके, तो तुमको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. पीरियोडिक टेबल हमारे ज़्यादा काम का आएगा इस केस में. अंडरस्टूड है? ओके, सो हियर इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन. ओके, इसको आंसर करो फटाफट. ओके, द करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी है. ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स. ओके, इंक्रीजिंग एनर्जी में अपन इसको फिल करते हैं. ऑलराइट, सो गोना स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू, बाय.